आज हम थोड़ी सी बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि अधिकतर जगह पर जो परीक्षा होती है उसमें बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें नकारात्मक स्कोर भी होता है। सामान्यतः 4 क्वेश्चंस करने पर एक अगर आपने गलत किया है तो 1/4 आपका माना जाता है गलत, और 4 गलत करो तो 1 नंबर कम होता है। ऐसा सामान्यतः होता है। हो सकता है अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हो। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का कैसे प्रयुक्त किया जाए, कैसे उसका आंसर दिया जाए जिसमें आपके ज़्यादा नंबर आ सकें। यानी आपको नॉलेज, मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं, उनकी नॉलेज बराबर है और उसमें जो सवाल आए हैं उनके बारे में उनका ज्ञान लगभग बराबर है, लेकिन एक विद्यार्थी ज़्यादा स्कोर करता है, दूसरा विद्यार्थी कम स्कोर कर पाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है, पहला तो मैं बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ामिनेशन के अंदर हम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को आंसर का उत्तर देने का प्रयास करते हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए। एक तो ये हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच चुके हैं, आपके पास प्रश्न पत्र आ चुका है और अब आप उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं। 2 तरह से सवालों के जवाब दिए जाते हैं। एक तो ये दिया जाता है कि पहले सवाल से 120 सवाल या 200 सवाल जो भी है, 150 सवाल है, आप शुरू से एक एक का उत्तर देते रहें। जहाँ पर आपका प्रश्न आप अटकते हो वहाँ पर आप समय लगाएं और ये कोशिश करें कि इस सवाल का जवाब देकर ही आगे बढ़ा जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप पहले राउंड करें, उसमें सिर्फ वो उन सवालों का जवाब दें जिसके उत्तर जिनके बारे में आप बिल्कुल ही आश्वस्त हैं कि आपके उत्तर सही है। तो फर्स्ट राउंड 100-150 वर्ष सवालों का एक हो गया। दूसरा राउंड जब आप करेंगे तो आप मान लीजिए इसमें से आपने 60-70 सवाल कर लिए। दूसरा राउंड आप करेंगे जहां पर कि आपको कुछ सवालों में ऐसा लगता है कि शायद ये आंसर है, उत्तर है, यानी 2 के बीच में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सामान्यतः होता है। ऐसे करीब 30-40 सवाल होते हैं जिनमें आपको 2 के बीच में कंफ्यूजन होता है। मेरा ये कहना है कि पहले आप ये देखिए सेकंड राउंड में, यानी ये वाला जो तरीका है ज़्यादा सही है कि फर्स्ट राउंड में आप सिर्फ जिनके उत्तर आपको आते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद रुकिए, वापस से पूरे प्रश्न पत्र को पढ़िए, उसमें से जो बिल्कुल भी नहीं आते, जिनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जिसमें आपको तुक्का लगाना है, उनको छोड़ दीजिए। मान लीजिए 15-20 सवाल ऐसे हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब बाकी बचे आपके 30-40 सवाल। उन 30-40 सवालों में जो आप 2-2 आंसर के बीच में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मेरा मानना है कि सबसे आसान स्टेटिस्टिकल तरीका यह है कि आप उसमें से आधे सवालों का जवाब दें। देखिए, जितने भी ये परीक्षा होती है उसमें 50% नंबर आने पर आपकी संभावनाएं चयनित होने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये कोशिश ना करें कि 70-80% आपके सही हो। उस कोशिश में क्या होता है कि आप गलत आंसर देने लगते हैं। तो परीक्षा देते समय तो ये ध्यान रखें, पहला राउंड सिर्फ उनका जिनका जवाब आपको आता है। सेकंड राउंड में देखें जिनका जवाब बिल्कुल नहीं आता है उनको छोड़ना है। उन पर चाहे आप इंडिकेशन कर दीजिए, चाहे कैसे भी आप सोच लीजिए कि इनका जवाब नहीं देना है क्योंकि हमें नहीं आता, तुक्का नहीं लगाना है। और तीसरा जिसमें हमको चांसेस हैं 50-50% की, यानी 2 में से कोई एक सही हो सकता है, उसके 50% आप सवाल का उत्तर दीजिए। ये मेरा मानना है सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। अब आता है प्रश्न कि उससे ये तो आ गया एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि एक एग्ज़ाम देने के लिए लगभग 6 महीने से साल भर का समय चाहिए, उससे ज़्यादा समय नहीं चाहिए। उसके बाद तो थोड़ा चांस है, लेकिन 6 महीने की तैयारी ज़रूर होनी चाहिए। और 6 महीने की तैयारी में पहले 3 महीने कम से कम आपके होने चाहिए जब आप विषय का विशद अध्ययन करें।
और कम से कम विषय के मूल जो है विषय का उसको समझने का प्रयास करें। मैं चूंकि राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान अगर आपने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने सोचा आज कि आपको एग्ज़ाम, जैसा 2024 की 1 जुलाई है, आपने कहा कि 2025 का एग्ज़ाम हमको देना है, तो आप आज से तैयारी शुरू कीजिए। अब आज से तैयारी शुरू करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले राजनीति विज्ञान की मूलभूत पुस्तक को पढ़िए, जिससे आपको राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली अवधारणाएं, विचारक और जो वाद वगैरह है उसके बारे में हमें जानकारी। मैंने बार बार कहा है कि राजनीति विज्ञान को मैं 4 भागों में विभक्त करता हूँ सामान्यतः। एक तो है जो पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचार, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचारक, राजनीतिक वाद और अवधारणाएं, ये सभी एक समूह में आती है। दूसरा समूह है जिसे कहा जाता है तुलनात्मक राजनीति। इसमें 5 देश प्रमुख रूप से लिए जाते हैं: भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और भारत है। इसके अलावा कभी कभी चीन या ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इनका तुलनात्मक अध्ययन, अब ये तुलनात्मक अध्ययन जो होता है उसमें एक तो सरकारों का अध्ययन होता है, व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन होता है, राजनीतिक दलों का अध्ययन होता है तुलनात्मक रूप से। और अब एक नई व्यवस्था, नया अप्रोच आरंभ हो चुकी है पिछले 30-40 सालों में, वो है कि इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन कैसे किया जाए और उसकी नई अवधारणाएं कौन कौन सी, जो आप जानते हैं अप्रोचेस टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसमें बहुत सारी अप्रोचेस है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भी है, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक है, व्यवस्था सिद्धांत है वगैरह, इनका अध्ययन करना है। तीसरा है भारतीय शासन एवं राजनीति, जिसमें संविधान का अध्ययन करना है और जो व्यवहार में राजनीति है भारत में उसके बारे में अध्ययन करना है। राजनीतिक दल, इलेक्शन सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन की थियरी, जो दूसरे जातिगत और जो राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण तत्व है वो, और राजनीति में क्या बदल रहा है उसके बारे में हमें अनुभव, उनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसमें एक तो भारत की विदेश नीति सबसे महत्वपूर्ण है, एक है यूएनओ, वो महत्वपूर्ण है। 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें सवाल ज़रूर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिसका अध्ययन आप कर सकते हैं, बहुत सारे संबंध हैं, बहुत सारी नई घटनाएं होती हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें इसमें प्रिपरेशन करते समय कि बहुत ज़्यादा समसामयिक घटनाओं को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे जो एग्ज़ाम में पेपर आता है उसका आप अध्ययन करें ढंग से, तो 70% से ज़्यादा, 80% तक जो प्रश्न है वो समसामयिक नहीं होते। समसामयिक 15 से 20% होते हैं अधिकतर। और मैंने देखा है बच्चे समसामयिक पर बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं। समसामयिक घटनाएं जो हो रही है उसके लिए कोई भी एक मैगजीन, जो मंथली मैगजीन आती है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अखबारों को पढ़ते रहिए, आपको समसामयिक के बारे में ज्ञान हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो मूल तैयारी करनी है वो है ये 4 जो मैंने भाग बताए हैं, इन 4 की मूलभूत पुस्तकों का अध्ययन करना है, जिनमें आपको स्पष्टता आ जाए कि किस में कौन सी जगह क्या है। और जब सवाल आते हैं उन सवालों का जवाब देते समय अगर आपको जवाब एग्जैक्टली नहीं आ रहा है तब भी आप लॉजिकली कंक्लूड करके सही जवाब दे सकते हैं। इसके लिए जो पुस्तकें मैंने आपको बार बार बताई है वो आप जानते हैं कि सबसे पहली पुस्तक जो मैं हमेशा बताता हूँ वो है अप्पादुराई की सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। उसके पश्चात आप पढ़िए एच.पी. वर्मा की मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत 1950 तक की जो बातें हुई है उनके बारे में बहुत सही प्रकार से समझाया गया है। 1950 से 1970 तक की जो राजनीतिक चिंतन में जो परिवर्तन आया है वो एच.पी. वर्मा की मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी का अध्ययन कीजिए। और 1971 से बाद में जो परिवर्तन आया उसके लिए आप मेरी किताब नरेश दादीज की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी, समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें आपको अध्ययन सी.बी. गहना साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, उसका अध्ययन, एक किताब है बहुत अच्छी है, उसका अध्ययन करना चाहिए। उसमें जो मैं बता रहा हूँ मूलभूत बातें हैं, और समसामयिक बातें तो और आती रहती है लेकिन मूलभूत बातें उसमें है।
भारतीय शासन राजनीति में जो संविधान है उसका अध्ययन करने के लिए डी बसु की किताब सब लोग जानते हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए सबसे पहले। और जो प्रैक्टिकल जो है भारतीय शासन राजनीति, उसमें कोई एक पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें सब कुछ मिले, लेकिन उसमें आपको अगर आप समसामयिक घटनाओं से को अध्ययन करते रहते हैं, आजकल तो ऐप है सबके, तो उनका अध्ययन करते रहिए आप। ऐप में दैनिक भास्कर पत्रिका सबका ऐप है, और उसमें बड़ी बड़ी जब भी कोई घटना होती है तो उसमें पूरी इतिहास उस घटना से संबंधित बताया जाता है। जैसे अभी चुनाव हुए तो पहले चुनाव में क्या हुआ था, अभी जैसे लोकसभा का अध्यक्ष बने हैं तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कैसे बने थे, इन सब के बारे में सूक्ष्म सूचनाएं आपको मिल जाती है जो आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, भारतीय विदेश नीति के लिए बहुत सी किताबें, लेकिन RS यादव साहब की किताब है, बहुत अच्छी, हिंदी में भी उपलब्ध है, उसका अध्ययन कीजिए भारतीय विदेश नीति की। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत सारी किताबें हैं, घई की किताब पढ़ते हैं, और बहुत सी किताबें हैं जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। तो मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को ये बताकर कि 2 भाग हैं एग्जामिनेशन के अंदर। पहला है एग्ज़ाम से पहले तैयारी करना, और दूसरा एग्ज़ाम के अंदर जाकर कैसे प्रश्न को अटेम्प्ट करना। तो एग्ज़ाम से पहले तैयारी करने के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको 3 महीने तक कम से कम आपको अध्ययन करना चाहिए, राजनीति विज्ञान की मूलभूत को समझना चाहिए। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी शुरू करनी चाहिए, और इसमें प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो गलती बच्चे करते हैं वो ये है कि वो पहले दिन से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। 5000 10,000 जो सवाल हैं उन सवालों को याद कर दो, रट लो, उनमें से आएंगे। उसमें से सवाल नहीं आते, क्योंकि करोड़ों सवाल बन सकते हैं, आप किस किस को याद करोगे। इसलिए मूलभूत को पहले याद करो, उसको समझो, और फिर प्रैक्टिस करना शुरू करो। प्रैक्टिस करने में जो क्वेश्चंस मिलते हैं, आप देखिए जो ये किताबों में क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर नहीं है वो उनमें से किताब आएंगे, लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सूचना हमें मिल जाती है। प्रैक्टिस करते समय अपने स्वयं के क्वेश्चंस तैयार कीजिए, या किसी शिक्षक के पास जाके नए क्वेश्चंस, नए तरीके से जो सवाल बन सकते हैं उन पर आप कोशिश कीजिए। पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको भी आप देखिए कि उनमें से 1-2 सवाल, 2-3 सवाल उसमें से रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी आपको, वो आसान है क्योंकि उनके आंसर भी आपके पास होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस की जा सकती है। सबसे पहले पुराने जो सवाल आए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर नए सवाल खुद के बनाइए, या जिन शिक्षक के पास आप जा रहे हैं उनसे आप पूछिए, उनसे साथ बैठकर बहस करके, डिस्कशन करके आप सवाल बनाइए, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब आपकी संभावना परीक्षा में पास होने की ज़्यादा हो जाएगी। अध्ययन तो आपको करते रहना ही है। बेस्ट विशेष, नमस्कार।